नमस्कार, आवाज समाचार देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं स्मिता रशाल। वक्त हो गया 7 बजे की तमाम अहम और बड़ी खबरों का जिस पर करेंगे नजर, लेकिन उससे पहले नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। दूसरी तिमाही में जीडीपी की रफ्तार पड़ी धीमी, मैन्युफैक्चरिंग में 4.3% की गिरावट, लेकिन आंकड़े बाजार के अनुमान के करीब, पर 7% सालाना ग्रोथ पर संकट। फरवरी 2024 तक महंगाई होगा कंट्रोल, एफएम निर्मला सीतारमण का बयान, कहा सप्लाई साइड पर रिफॉर्म करके करेंगे महंगाई काबू। बाजार में तेजी का जोश बरकरार, सेंसेक्स निफ्टी रिकॉर्ड ऊंचाई पर बंद, सेंसेक्स 418 और निफ्टी 140 अंक उछला, मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में तेजी। रसोई गैस और फर्टिलाइजर सस्ती करने के लिए किरीट पारेख कमेटी ने सुलझाया फॉर्मूला। हमसे एक्सक्लूसिव बात में किरीट पारेख ने कहा अधिकतम कीमतें घटाना जरूरी, डी कंट्रोल करने कर भी अहम बात कही। हवाई सफर में नहीं ले पाएंगे 5G इंटरनेट का मजा, रनवे के दोनों तरफ 2 किलोमीटर तक सेवा नहीं देने के लिए टेलीकॉम विभाग ने दिया आदेश, एयरटेल ने किया 5G बंद करने का ऐलान। गुजरात में दूसरे चरण के चुनाव प्रचार के लिए आज बीजेपी का महाचुनावी प्रचार अभियान, गृहमंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा और राजनाथ सिंह की कई जनसभाएं। और खबरों की शुरुआत जीडीपी डेटा से, वो इसलिए क्योंकि इकोनॉमी की रफ्तार धीमी पड़ रही है। जुलाई सितंबर तिमाही में जीडीपी ग्रोथ पिछले साल 8.4% से घटकर अब 6.3% हो गई है, जबकि तिमाही आधार पर ये 13.5% से घटकर 6.3% रही है। जीडीपी ग्रोथ के आंकड़े कैसे हैं, इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे सहयोगी नीरज वाजपेयी जी और आईसीआरए की चीफ इकोनॉमिस्ट अदिति नायर। सबसे पहले नीरज जी के पास चलते हैं और उनसे समझते हैं इसको। नीरज जी, जीडीपी के आंकड़े कैसे हैं और कैसी दिख रही है आपको ग्रोथ? देखिए 6.3% का जो नंबर आया मार्केट या हमारे एक्सपेक्टेशंस लगभग ऐसे ही थे कि 6.3 6.4 की रेंज में आने चाहिए, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि ग्रोथ में धीमापन नहीं आया। ग्रोथ एक्चुअली स्लो हुई है। आप बहुत ज़्यादा YoY इसको कंपेयर नहीं कर सकते क्योंकि वो हाई बेस पे था, लेकिन अगर आप तिमाही दर तिमाही इसको कंपेयर करें तो आपको दिखेगा कि इसमें स्लो आई है। एग्री को अगर हम छोड़ दें, एग्रीकल्चर की जिसकी ग्रोथ 4.6% आई है, एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा बढ़ के आई है, तो बाकी सारे सेक्टर्स में कमज़ोरी देखने को मिली। खासतौर पे मैन्युफैक्चरिंग में डिक्लाइन है 4.3% का, जो कि थोड़ी चिंता की बात होनी चाहिए क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग का बढ़ना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा आप चाहे कंस्ट्रक्शन में देखें, ट्रेड होटल्स में देखें या पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ग्रोथ देखें, सब में एक वीकनेस देखने को मिल रही है। और अगर आप 2-3 साल का एवरेज ले तो बहुत स्लो ग्रोथ है इस पर। अब क्या इसके लिए हम ये एक लॉजिक दे सकते हैं कि चूँकि पूरी दुनिया में एक ऐसा माहौल है उसकी वजह से हम स्लो हो रहे हैं, या फिर हमारे यहाँ कैपिटल फॉर्मेशन या उस तरीके से मैन्युफैक्चरिंग को हम पुश नहीं दे पाए, वो एक बड़ा रीज़न है। लेकिन अगले 2 तिमाहियों के लिए जब हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि साल का क्लोजिंग हम क्या 7% के आसपास कर पाएंगे क्या, इस पे शक हो सकता है क्योंकि बहुत सारी एजेंसीज ने अपने डाउनग्रेड्स भी किए हैं। तो अगर 7% या उससे ऊपर का हम अचीवमेंट लाना चाहते हैं तो सेकंड हाफ में बहुत बड़ी ग्रोथ होनी चाहिए, जो कि नहीं लग रही है। इन नंबर्स को देख के ऐसा नहीं लगता कि नेक्स्ट 2 क्वार्टर्स में बढ़िया ग्रोथ आएगी। उसका रीज़न ये है कि हम लोगों ने अभी जो इस क्वार्टर के रिजल्ट्स आए हैं कंपनियों के, उससे एक मोटा मोटा अंदाज़ा ये लगता है कि सबकी अर्निंग्स डाउनग्रेड होती हुई दिख रही है, सबके मार्जिन्स बुरी तरीके से हिट हुए हैं और बॉटम ऑफ द पिरामिड में डिमांड का सिनेरियो वीक है। तो नेट नेट आप ये कह सकते हैं कि मार्केट के एक्सपेक्टेशंस के बराबर है नंबर्स, लेकिन एक्चुअली ग्रोथ में स्लो हो चुका है, ग्रोथ कमज़ोर होती हुई दिख रही है। जी, तो नीरज जी, आपकी ये राय है, लेकिन मुख्य आर्थिक सलाहकार वी अनंत नागेश्वरन ने कहा है कि भारत में रिकवरी ठीक हो रही है और मौजूदा हालात उसमें इकोनॉमी अभी पटरी पर उनको दिखाई दे रही है। सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। As far as Indian economy is concerned, this data confirms that the economic recovery continues and most components of economic growth are stabilizing at a moderate pace, and we are on track to deliver a 6.8 to 7% GDP growth for the current financial year. And we can look ahead as capacity utilization rate picks up and as capital formation maintains its buoyancy
and tax revenue growth indicates the vigor of economic activity, etc., we can look ahead to India building on its growth recovery further in 23-24 as well. तो इकोनॉमी में रिकवरी पटरी पर है। अदिति जी, दूसरी तिमाही में ज्यादातर सेक्टर्स अगर देखें तो इसमें गिरावट दर्ज की गई है, ग्रोथ की रफ्तार भी धीमी पड़ रही है, क्या कुछ कहना है इस पर आपका? देखिए, मैं नीरज जी से इस बार थोड़ा कम सहमत हूँ। मेरे हिसाब से ग्रोथ जो है वो ब्रॉडली इन लाइन विद एक्सपेक्टेशंस है। हमारा 6.5% का फोरकास्ट था और 6.3% पे ये पहला अनुमान आया है। मैन्युफैक्चरिंग में जो हमें दिखी है यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन, मेरे हिसाब से ये मार्जिन प्रेशर को रिफ्लेक्ट कर रही है, क्योंकि अगर हम वाई बेसिस पे देखें तो कमोडिटी प्राइसेस पिछले साल से बहुत ज्यादा ऊपर थी और अर्निंग में भी हमें ये देखने को मिला कि जो मार्जिन से वहां पे काफी हिट हुआ था बहुत सारे सेक्टर्स में। और एग्रीकल्चर का मेरे हिसाब से तो थोड़ा एडवांस्ड एस्टिमेट्स के कंपैरिजन में शायद ये नंबर मुझे तो इनफैक्ट थोड़ा सा ऑप्टिमिस्टिक लग रहा है। बट बेस इफेक्ट इस क्वार्टर में पिछले क्वार्टर के मुकाबले काफी स्ट्रॉन्ग था। तो Q1 की जो 13.5% ग्रोथ थी, हम उससे ये 6.3% का नंबर नहीं कंपेयर कर सकते, क्योंकि Q1 की ग्रोथ पिछले साल की सेकेंड वेव के ऊपर हमें दिखी थी। इससे बेटर होगा कि हम प्री कोविड क्वार्टर्स जो है Q1 FY20 और Q2 FY20 उनसे कंपेयर करें कि Q1 FY23 और Q2 FY23 में किस तरह की परफॉर्मेंस रही है। अगर हम इस नजरिए से देखते हैं तो एक्चुअली ग्रोथ जो है वो डबल हुई है इन दोनों क्वार्टर्स के बीच में। तो मेरा तो मानना यही है कि जो ओवरऑल 6.3% की ग्रोथ है, पहली बात तो उसको Q1 के YOY 13.5% ग्रोथ से कंपेयर करके ये अज्यूम मत करिए कि ग्रोथ में स्लो डाउन है। सेक्टोरली अलग अलग सेक्टर्स में से हमें डिफरेंट क्यूज मिल रहे हैं। मैन्युफैक्चरिंग आई एग्री की जो कॉन्ट्रैक्शन है वो अनएक्सपेक्टेड है, वो एक कंसर्न है, लेकिन मेरे हिसाब से वो मार्जिन की वजह से हमें ये कॉन्ट्रैक्शन सामने दिख रही है। मोर इम्पोर्टेंटली अगर हम ट्रेड, होटल, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन वाले सब सेक्टर को देखें, जो सबसे क्रूशियल कॉन्टैक्ट इंटेंसिव वाला सब सेक्टर है, इस सब सेक्टर में भी अब प्री कोविड लेवल के ऊपर हमें पोजीशन दिखी है Q2 FY23 में, विच मीन्स दैट जो रिकवरी है इस सेक्टर में वहां पे डिमांड जो है काफी इंप्रूव हुई है। तो मैं तो इसको एक बहुत ही पॉजिटिव टेक अवे की तरह लूंगी कि ट्रेड, होटल, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन में भी प्री कोविड लेवल के ऊपर इस बार हमने आंकड़ा देखा है। जी अदिति, मेरा एक सवाल ये है कि अगर हम पिछले 3 सालों को एनालाइज ग्रोथ देखें तो वो बहुत ज़्यादा इनकरेजिंग नहीं लगती है, लगभग 2% के आसपास आ रही है। लेकिन ठीक है, उसमें कोविड का एक पीरियड था तो उसको डिस्काउंट देना चाहिए। लेकिन अब हम कोविड से बाहर आ चुके हैं और दुनिया के दूसरे देशों में जो रिसेशन के इम्पैक्ट है वो शायद थोड़ा बहुत इफेक्ट कर रहे हो, लेकिन जिस तरीके से मैन्युफैक्चरिंग में डिक्लाइन है, या आप सर्विस सेक्टर या होटल ट्रेड्स में ही लिए तो जो बेस इफेक्ट हटाए तब भी उतनी अच्छी ग्रोथ हमें नहीं दिख रही है। तो मेरा कंसर्न ये था क्योंकि कंपनीज के जो कमेंट्रीज है या जो उनको हम लोग देखें वहाँ पे भी चिंता दिख रही है कि आने वाले क्वार्टर्स में काफ़ी दिक्कतें हो सकती हैं। तो आप क्या ये मान के चलती हैं कि अगले 2 क्वार्टर में इतनी बढ़िया ग्रोथ हो जाएगी हम कि 7% या उसके आसपास जा पाएंगे? देखिए, हमने तो अगले 2 क्वार्टर्स की ग्रोथ लगभग 5% के आसपास ही ली है, ये कोई बहुत ज्यादा बढ़िया ग्रोथ नहीं है। और अगर 5% की ग्रोथ अगले 2 क्वार्टर्स में आ जाती है तो हम 7% के आसपास पूरे साल की ग्रोथ अचीव कर पाएंगे। ये क्वार्टर में आप देखिए शुरुआत जो हुई है, फेस्टिव सीजन तो काफी अच्छा रहा है। उसके आगे 2-3 कंसर्न्स हैं। एक ये है कि जो फेस्टिव डिमांड बूस्ट हमने देखा, क्या वो सिर्फ पेंट अप डिमांड था या वो आगे जाके सस्टेन करेगा, ये देखना पड़ेगा। दूसरी चीज, हाल ही में काफी स्टेट्स में इन्वेस्टर मीट्स हो रहे हैं, तो कैपेक्स की अनाउंसमेंट तो बहुत हो रही है, जो एक पॉजिटिव चीज है, लेकिन उनका एग्जीक्यूशन हमें लगता है थोड़ा स्प्रेड आउट होगा। तो हम ये नहीं अज्यूम कर रहे कि इमीडिएटली सारा ट्रांसलेट करेगा इनटू एग्जीक्यूशन। तीसरी बात, स्टेट गवर्नमेंट्स के पास फिस्कल स्पेस बहुत है कैपेक्स करने के लिए, क्या वो कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, जो ग्लोबल आउटलुक है बहुत ग्लूमी है और बहुत अनसर्टन है, उसका क्या इम्पैक्ट होगा हमारे एक्सपोर्ट्स पे, मर्चेंडाइज पे भी और सर्विसेज पे भी। ये चीज हमें अब देखने को आगे जाके डेटा को हमको बहुत केयरफुली देखना पड़ेगा। लेकिन इसमें मैं एक चीज बोलना चाहती हूँ, हम पिछले काफी महीनों से एक ट्रेंड नोटिस कर रहे हैं कि जो इनिशियल डेटा आता है एक्सपोर्ट्स का,
वो रिवाइज डेटा से कम होता है। तो मतलब हमने कंसिस्टेंटली एक अपवर्ड रिवीजन देखा है मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स के डेटा में पिछले काफी महीनों से। और इसका मैं इसलिए जिक्र कर रही हूँ कि अभी तक जो हम इनिशियल डेटा देखकर थोड़ा घबरा रहे थे कि एक्सपोर्ट्स का कितना स्लो डाउन ऑलरेडी हो चुका है, वो एक्चुअली रिवाइज डेटा में इतनी अलार्मिंग सिचुएशन नहीं है। तो क्लियरली ये एक रिस्क है जिसे हमें आगे जाके देखना पड़ेगा कि किस हद तक ग्लोबल स्लो डाउन हमारे एक्सपोर्ट्स को इम्पैक्ट करता है। बट Q2 का भी जैसे जो नेट इंपोर्ट्स का फिगर होता है जीडीपी के डेटा में, अगर उसे हम देखें वो Q1 के डेटा से बहुत ज्यादा खराब नहीं है। तो जो करंट अकाउंट डेफिसिट भी है, हम उसमें तो एक्सपेक्ट कर ही रहे हैं कि Q2 Q1 से एक ज्यादा बड़ा डेफिसिट आएगा। बट जीडीपी के डेटा में जो नेट इंपोर्ट्स का नंबर है उसको देख के हमें ये लग रहा है कि Q1 और Q2 के बीच में जो डिटीरियरेशन होगी वो शायद बहुत अलार्मिंग नहीं होगी। और H2 में कुछ फैक्टर्स होते हैं, कुछ सीजनल फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से जो एक्सपोर्ट्स हैं वो थोड़े हायर ट्रेंड करते हैं। और साथ ही साथ कमोडिटी प्राइसेस ग्लोबली हम देख रहे हैं कि कम हो रही हैं। जैसे अगर ग्लोबल रिसेशन के कंसर्न्स डीपन होते जाएंगे तो कमोडिटी प्राइसेस भी नीचे आएंगी और ये एक ऑफसेटिंग फैक्टर होगा जो कुछ हद तक जिस मार्जिन प्रेशर की अभी हम बात कर रहे थे उसको थोड़ा बहुत कम करेगा। तो अभी के लिए तो हम मोटा मोटा एक 5% की ग्रोथ H2 के लिए अज्यूम कर रहे हैं, जिसका एज आई सेड सबसे बड़ा डाउनसाइड फैक्टर यही होगा कि एक्सपोर्ट्स कितनी हद तक इंपैक्ट होते हैं ग्लोबल स्लोडाउन से। जी, तो अभी ये देखना बाकी, लेकिन फिलहाल इकोनॉमी की रफ्तार धीमी पड़ती हुई दिखाई दे रही है। बहुत शुक्रिया आपका नीरज जी और बहुत शुक्रिया आदिति आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए। और क्या कहते हैं जीडीपी के आंकड़े और ग्रोथ के सामने क्या है चुनौतियां, आज आवाज अड्डा में इसी पर करेंगे चर्चा शाम 7:57 पर। और महंगाई रोकने के लिए सरकार अब और ज्यादा फोकस होकर काम करेगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि सप्लाई साइड पर सुधार करके महंगाई को काबू में करने की रणनीति अपनाई जाएगी। डिटेल से समझते हैं इस खबर को लक्ष्मण जी से। लक्ष्मण जी, महंगाई रोकने के लिए जिस सप्लाई साइड में सुधार की बात एफएम कर रही है उस पर क्या कुछ जानकारी मिल रही है आपको? देखिए, दरअसल वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रॉयटर्स को एक इंटरव्यू दिया है। उस इंटरव्यू में इस पे खास फोकस किया जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, सप्लाई साइड मैनेजमेंट को लेकर के। दरअसल वित्त मंत्री की चिंता महंगाई को लेकर के है और वित्त मंत्री का ये मानना है कि महंगाई भले ही कम हुई हो लेकिन अभी तक पूरी तरह से काबू में नहीं आई है। महंगाई एक चिंता का विषय अभी भी है और अगले साल आते आते तक महंगाई काबू में आते हुए दिखेगी। और इसके लिए RBI तो कदम उठा ही रहा है, लेकिन सप्लाई साइड मैनेजमेंट पे खास फोकस किया जाएगा। यानी रोजमर्रा की जो चीज़ें हैं उसको लोगों तक कैसे सस्ती कीमतों पर पहुंच जाए, इस पर फोकस किया जाएगा। उसकी सप्लाई कैसे बढ़ाई जाए, इस पर फोकस किया जाएगा। कृषि क्षेत्र पर इस पर खास जोर दिया जाएगा। तो चाहे तो वह खाने पीने का सामान हो या दूसरे ऐसे आइटम हो जो वाकई ज़्यादा चुभती है जेब को, उस पर वित्त मंत्री का फोकस होगा कैसे कम किया जाए। एक और बात जो इस इंटरव्यू में जोर देकर वित्त मंत्री ने काफ़ी विस्तार से कहा, जिसकी चर्चा आपसे कुछ ही मिनटों पहले हम लोग कर रहे थे, वह है ग्रोथ को लेकर के। वित्त मंत्री का मानना है ग्रोथ आने वाले दिनों में, खासतौर से अगले कारोबारी साल में ग्रोथ का मोमेंटम और ज़्यादा तेज होगा, यानी ग्रोथ की रफ्तार तेज होगी। और दोनों तरह से ये रफ्तार तेज होगी। एक प्राइवेट इन्वेस्टमेंट ये बढ़ने के संकेत अभी से मिलने शुरू हो गए हैं, जो बहुत सालों तक रुका रहा। तो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट आएगा, सरकार अपना भी खर्च करती रहेगी, कैपिटल एक्सपेंडिचर करती रहेगी और चालू कारोबारी साल का जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है वो भी सरकार उसको मीट करेगी। तो सरकारी खर्च भी होंगे, कैपिटल एक्सपेंडिचर भी होंगे, निजी निवेश भी आएंगे। हालांकि चिंता थोड़ी सी वित्त मंत्री की दिख रही है कि अंतर्राष्ट्रीय फैक्टर जो है वो थोड़े से हावी हैं, उसको कैसे मैनेज किया जाए, एक चिंता है। दूसरी चिंता ये है कि ग्रोथ और महंगाई में किसको तरजीह दी जाए। ऐसा ना हो कि महंगाई पर काबू पाने के लिए इतने सख्त कदम उठा दिए जाएं कि ग्रोथ रुक जाए। तो इस सब में तालमेल बैठाना भी एक चिंता का विषय जरूर है, चुनौती। जी, बहुत शुक्रिया तमाम डिटेल्स के लिए आपका लक्ष्मण जी। और अब बात करेंगे मार्केट की। इधर आज मार्केट में बुल का जोश हाई रहा। बाजार में लगातार 7वें दिन भी तेजी का जोश बरकरार रहा। हफ्ते के तीसरे दिन सेंसेक्स निफ्टी रिकॉर्ड ऊंचाई पर बंद हुए। सेंसेक्स 418 पॉइंट चढ़कर 63,100 अंक पर और निफ्टी 140 पॉइंट चढ़कर 18,758 अंक पर बंद हुए। मार्केट का हाल समझते हैं सुमित से। सुमित, बताएं कैसा रहा मार्केट का हाल आज, किस तरीके के हाईलाइट्स आज के बाजार के?
देखिए, पहले तो निफ्टी के टॉप गेनर्स की बात की जाए तो आज महिंद्रा लीड कर रहा था नंबर से ठीक पहले। यहां पर खरीदारी, हिंडाल्को 3.5% का उछाल, आखिरी आर बाइंग रही ग्रासिम में। एसबीआई लाइफ करीब 2% की तेजी यहां आते हुए दिखाई पड़ी। निफ्टी के लूजर्स में इंडसइंड बैंक प्रॉफिट टेकिंग कह सकते हैं एसबीआई में, साथ साथ एचसीएल टेक फ्लैट टू नेगेटिव और आईटीसी करीब 0.5% के आसपास का फॉल यहां आता हुआ दिखाई पड़ा। मिड कैप में आज बारी मार के गया वरुण बेवरेजेस, लास्ट आवर में 9% का जोरदार उछाल। आखिरी घंटे में श्रीराम ट्रांसपोर्ट में 6.5% का उछाल, जेएसपीएल 4% ऊपर और कमेंस इंडिया करीब 3% की तेजी यहां आते हुए दिखाई पड़ी। मिड कैप लूजर्स में वरुण बेवरेजेस, पीएनबी यहां पर प्रॉफिट टेकिंग रही करीब 2% के आसपास की। केनरा बैंक, बैंक ऑफ इंडिया यानी पीएसयू बैंकिंग बास्केट में आज लास्ट आवर के अंदर कुछ प्रॉफिट टेकिंग आते हुए दिखाई पड़ी। एफएनओ में लीड कर रहा था श्रीराम ट्रांसपोर्ट, इसके अलावा जीएमआर एयरपोर्ट, जेएसपीएल और एमएनएम करीब 4% के आसपास की बढ़त यहां आते हुए दिखाई पड़ी। इसके अलावा एफएनओ के गिरने वाले शेयरों में पीएनबी, केनरा बैंक, ग्लेनमार्क फार्मा और एलएनटी इन्फोटेक जहां पे करीब 1.5% के आसपास का फॉल आता हुआ दिखाई पड़ा। एनर्जी में आज लीड कर रहा था अदानी ग्रीन, अदानी ट्रांसमिशन, आईओसी, पावर ग्रिड, पूरे स्पेस राधाराज एनर्जी का एक अच्छे बज के साथ कामकाज करते हुए। और मेटल में जेएसपीएल लीड कर रहा था, हिंडाल्को लीड कर रहा था। इसके अलावा एपीएल अपोलो और हिंदुस्तान कॉपर करीब 2.5 से लेकर 4.5% का मूव यहां आता हुआ दिखाई पड़ा। तो एक जोरदार तेजी के साथ रिकॉर्ड स्तरों पर मार्केट्स पहुंचा। अब आगे देखते हैं कि एक्सपायरी किस तरह से होती है वीकली। बहुत शुक्रिया तमाम डिटेल्स के लिए आपका सुमित। और अब बात चुनावी दंगल की। गुजरात चुनाव में दूसरे फेज की तैयारियां चलने लगी हैं। आज भी अमित शाह, केजरीवाल और कांग्रेस के बड़े नेता रैली करते नजर आए। कल सुबह 8 बजे से पहले चरण की वोटिंग है और नतीजे 8 दिसंबर को आएंगे। वैसे तो चुनाव में वोटिंग कराना राजनीतिक पार्टियां और चुनाव आयोग का काम है, लेकिन अहमदाबाद में कई कंपनियों और क्लब्स ने वोटिंग कराने वालों के लिए ऑफर देना शुरू कर दिया है। क्या है ये ऑफर, वो बता रहे हैं हमारे संवाददाता केतन जोशी। अहमदाबाद के राजपथ क्लब में 60,000 मेंबर हैं। क्लब ने वोटिंग करने वालों के लिए रेस्टोरेंट में 25% डिस्काउंट का ऑफर दिया है, वो भी 2 दिन तक के लिए। क्लब के 15,000 मेंबर हैं। 15,000 मेंबर हर एक का फैमिली गिने तो टोटल 60,000 लोग होते हैं। 60,000 लोग में से जितने भी मेंबर्स वोटिंग मैक्सिमम करते हैं वो लोग 5वीं में पूरा दिन कोई भी मील ले, या छठी 6 तारीख को 25% डिस्काउंट जो है वो हम लोगों ने मेंबर को फूड बिल पे दिया है वोटिंग करके आने में। उसमें एक ही है कि आप जितने भी लोग टेबल पे है सभी लोगों ने वोट किया हो तो ही ये ऑफर का लाभ सबको मिलेगा। आईटी कंपनी देव इन्फोटेक ने वोट करने वाले सभी कर्मचारियों को सर्टिफिकेट देने का फैसला किया है। साथ ही सोशल मीडिया में उनकी तस्वीर भी शेयर की जाएगी। सभी लोगों को हमने फ्लेक्सिबल टाइमिंग दिया हुआ है। उनको हमने एनकरेज किया हुआ है कि आपको वोटिंग करना ही है। सबको एप्रिसिएशन सर्टिफिकेट का हमने प्लान किया हुआ है और साथ साथ में सोशल मीडिया पे हमने एनकरेजमेंट के लिए इन सब का हम फ़ोटो सोशल मीडिया पे रखेंगे और हमारा डिजिटल मीडिया मार्केटिंग में उनका कैंपेन होगा। गुजरात में कुल 4 करोड़ 90 लाख मतदाता हैं। पिछली बार करीब 70% लोगों ने वोटिंग की थी। इस तरह के प्रयास से मतदान का अनुपात और अच्छा हो सकता है। वैसे तो वोटिंग करना हमारा फ़र्ज़ है, लेकिन इस तरह के प्रयास से हम सब मोटिवेट भी होते हैं और अगर हम सब वोटिंग करेंगे तभी जाकर लोकतंत्र और मजबूत बनेगा। केतन जोशी, अहमदाबाद। तो वहीं दूसरी तरफ दिल्ली एमसीडी चुनाव से पहले केंद्र सरकार ने जहां झुग्गी वहां मकान का दांव चला है। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया कि दिल्ली के कई इलाकों में झुग्गी के बदले मकान देने की योजना पर काम चल रहा है, जिससे करीब 10 लाख लोगों को फायदा होगा। उन्होंने कहा कि जो अनियमित कॉलोनी है उसमें पीएम उदय योजना के तहत 50 लाख नागरिकों को लाभ मिलेगा। कि दिल्ली की 2 करोड़ की आबादी में जहां झुग्गी वहीं मकान 10 लाख लोग बेनिफिट करेंगे। प्राइम मिनिस्टर प्रधानमंत्री उदय स्कीम में 50 लाख, लैंड पूलिंग में 75 लाख और जो डीडीए कॉलोनीज में लोग रहते हैं सबकी रीडेवलपमेंट, जो ग्रुप हाउसिंग सोसाइटीज में रहते हैं सबकी रीडेवलपमेंट, ये ऑलरेडी काम एडवांस स्टेज पे है। तो हमने ये निर्णय कर लिया कि एमसीडी चुनाव के इमीडिएटली बाद
हम केंद्रीय सरकार और हमारे जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, हम इस बात को आगे बढ़ाएंगे। शादियों का जोरदार सीजन, 5 दिन बैंड बाजा बारात की धूम। बताएंगे पूरी खबर ब्रेक के बाद। और ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है और अब बात शादियों के सीजन की करेंगे। वैसे तो शादियों का सीजन ऑन है, लेकिन अगले 5 दिन यानी कि 1 से लेकर 5 दिसंबर तक देश भर में धुआंधार शादियां हैं। होटल से लेकर बैंड बाजा तक सबकी कीमतें लगभग 30% तक इस दौरान बढ़ चुकी हैं। असल जिंदगी का बैंड बाजा बारात इस वक्त देश के ज्यादातर हिस्सों में धूम मचा रहा है। एक अनुमान के मुताबिक इस वेडिंग सीजन में अकेले राजधानी दिल्ली में 3 लाख से ज्यादा शादियां हो रही हैं। आलम ये है कि दिल्ली एनसीआर के ज्यादातर पार्टी लॉन, 5 सितारा होटल और बैंक्वेट हॉल पूरे सीजन के लिए बुक हो चुके हैं। बढ़ती डिमांड की वजह से यहाँ वेडिंग प्रॉपर्टी के रेट पिछले 2 साल के मुकाबले 30% से 35% बढ़ चुके हैं। We have seen a rise of approximately 30% of bookings as compared to COVID times. Automatically, अगर मेरा upside in terms of occupancy levels है banqueting में, तो definitely revenue terms में भी 35% का uprise देखने को मिल रहा है, which is a quite positive sign. ज्यादातर बड़े शहरों में बिग फैट वेडिंग्स की वापसी हो चुकी है। अहमदाबाद में 5 दिसंबर को 30 से 40 हजार शादियां हैं। यहाँ भी मैरिज लॉन, शामियाना, केटरिंग सर्विसेज पहले के मुकाबले 20 से 25% तक महंगे हो चुके हैं। इवेंट मैनेजमेंट कंपनियों की डायरी फुल हो चुकी है। कम से कम नहीं करके 30-40 हजार शादियां अहमदाबाद के अंदर 5 दिसंबर को है और उसी दिन इलेक्शन भी है, वोटिंग भी है, तो लोग इस मुश्किल में हो गए कि शादी में भी जाना है और वोटिंग करने भी जाना है। तो मैं मानता हूं कि लोग बैलेंस करने की कोशिश करेंगे, बहुत जबरदस्त शादी। वहीं बैंड बाजा वालों के लिए शादी का ये सीजन बड़ी राहत लेकर आया है। कोविड महामारी के दौरान रोजी रोटी पर संकट था, लेकिन अब 11 लोगों के एक बैंड के 25,000 से 1 लाख तक मिल रहे हैं। शादियां पोस्टपोन हुई थी, उसमें से कुछ शादियां तो हमारे वापस आ गई हैं और बाकी कुछ आगे जनवरी और फरवरी में आने की संभावना है, क्योंकि नवंबर में इस साल इतना साइज निकले नहीं है। सिर्फ 3 डेटें निकली हैं, 4, 25 और 28 बस। उसके अलावा दिसंबर है, फिर मेन साइज जो जनवरी में शुरू होगा। मैरिज हॉल से लेकर बैंड बाजा तक कीमत अब इस बात पर भी निर्भर है कि आपको बुकिंग किस दिन के लिए चाहिए। जिस दिन शादियां ज्यादा हैं, उस दिन के रेट भी ज्यादा है। अहमदाबाद से केतन जोशी और दिल्ली से रोहन सिंह के साथ दीपाली नंदा, आवाज। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों पर लगातार अपडेट के लिए आप बने रहे CNBC आवाज के साथ। नमस्कार।